हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री को, जिसके अंदर कर रहे हैं उसका चैप्टर नंबर 2 जो कि है विलियन यानी कि सॉल्यूशन। और पिछली क्लास में हमने इस टॉपिक से, इस चैप्टर से संबंधित कुछ हमने कहा था टॉपिक्स करे थे। आपको ध्यान हो तो पिछली क्लासेस में हमने करा था कि किस प्रकार से हमने देखा था कि जो हमारा क्वथनांक होता है उसका उन्नयन होता है, अणुसंख्यक जो गुणधर्म होते हैं हमारे विलियनों के, उसके आधार पर हमने देखा था कि किस प्रकार क्वथनांक का उन्नयन होता है और हम कहें हिमांक का अवनमन होता है, और किस प्रकार एक शुद्ध विलायक में विलय डालने पर हम कहते हैं उसका वाष्प दाब कम होता है। काफी सारे बच्चों ने कमेंट किए हैं पिछले के वीडियोस में, सर कुछ कह रहे हैं सर वाष्प दाब समझ में नहीं आया। अरे बच्चों, वाष्प दाब बहुत आसान चीज है। वाष्प दाब का अर्थ होता है जब किसी द्रव को हम गर्म करते हैं तो उसके वाष्प उत्पन्न होती है, यानी कि वह धीरे धीरे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। कैसे होता है आप जानते हैं, द्रव क्या होता है, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बना हुआ है, और वह अणु स्वतंत्र होकर के द्रव के अंदर गतिशील होते हैं। जब उनको ऊर्जा मिलती है ऊष्मा के रूप में, जब उन्हें गर्म किया जाता है, या आप कह सकते हो वातावरण के ही ताप से जब वो ऊष्मा को ग्रहण करते हैं, तो उनकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण वो द्रव की सतह को छोड़ करके द्रव की सतह के ऊपर जो हम कह सकते हैं खाली स्थान होता है या जिसमें अन्य गैस हो सकती है, वहां पर वो क्या हो जाता है, स्थित हो जाता है। तो जब यही प्रक्रिया चलती रहती है तो द्रव की सतह के ऊपर उसी द्रव के निकले हुए अणु क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, एक बादल के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके कारण वह क्या करते हैं, द्रव की सतह पर, द्रव पर दाब डालते हैं, और इसी को हम क्या कह देते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। काफी अच्छा एग्जाम्पल आपने घरों में प्रेशर कुकर देखा होगा। प्रेशर कुकर में ठंडा पानी डालिए, ढक्कन लगाइए, गैस के ऊपर रख दीजिए। जब तक आपको पता है पानी ठंडा होता है तब तक कोई प्रेशर उसके अंदर ज्यादा क्रिएट नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे अंदर की ओर से गर्म होना शुरू होता है जल, उसी प्रकार से क्या होता है, धीरे धीरे प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ता चले जाता है। और आपने देखा होगा बाद में इतना बढ़ जाता है दाब की वो सीटी को धक्का मार के ऊपर की ओर कर देता है, और वहां से उसका जो प्रेशर होता है वो रिलीज हो जाता है। तो वाष्प दाब का सीधा सीधा अर्थ है, हम कह सकते हैं वेपर प्रेशर का, जिसको वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर कहते हैं, उसका अर्थ है कि द्रव को गर्म करने पर उसके जो अणु ऊपर चल जाते हैं। और यहां इस बात पे ध्यान रखिएगा कि गर्म करने का अर्थ यही नहीं है कि आप उसको हीट अप ही करें, वातावरण के कारण भी क्या हो जाते हैं, द्रव गर्मी या ऊष्मा को ग्रहण कर लेते हैं। तो किसी भी कारण से द्रव के अणु जब ऊष्मा ग्रहण करते हैं तो द्रव की सतह को ऊपर छोड़ करके ऊपर चले जाते हैं, उनके द्वारा जो दाब लगाया जाता है वही क्या है, वाष्प दाब। तो मुझे लग रहा है आपका जो एक डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वह भी अणुगति, जो अणुसंख्यक गुणधर्म थे। अणुसंख्यक गुणधर्म की हमने पिछली भी चर्चा की थी कि किसी विलयन के वह गुणधर्म जो कि विलय पदार्थ का विलायक में कितने अणु उपस्थित हैं इस बात पर निर्भर करें, विलय की प्रवृत्ति पर या विलय की प्रकृति पर निर्भर न करें, ऐसे विलयनों के गुणधर्मों को हम कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। और उसी कड़ी में आज हम चौथे गुणधर्म पे चर्चा कर रहे हैं, जो कि हमारा है परासरण एवं परासरण दाब। परासरण जिसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस, और परासरण दाब को ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहली बात, आखिर परासरण होता क्या है? क्या हमारे जीवन में कभी कोई परासरण की हमने घटना देखी है? हम कहेंगे निसंदेह आपने देखी है। आपने कभी देखा हो कि हम किशमिश लें और किशमिश को क्या कर दें, यदि पानी में भिगा दें थोड़ी देर, तो आपने देखा होगा वो फूल जाती है। आप यदि जब अचार बनाया जाता है जैसे आम का, आप कटे हुए आम के जो पीसेस होते हैं उनको यदि नमकीन पानी में डाल दें और थोड़ी देर डाल करके उनको निकाले तो देखते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। तो किशमिश में क्या हो रहा था, जब उसको पानी में डालते हैं बाहर का पानी उन किशमिश के भीतर घुस रहा था, जिसके कारण वो किशमिश से क्या हो जाती है, फूल जाती है। और जब हम कहते हैं आम के टुकड़ों को, कटे हुए आम के, कच्चे आम के टुकड़ों को जब नमक पानी में डालते हैं तो उल्टा होता है, जो आम के जो टुकड़े होते हैं उनके भीतर से जो जल होता है वो निकल करके उस नमकीन पानी में चले जाते हैं, जिसके कारण वो क्या होता है, सिकुड़ जाते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कभी आपके हाथ यदि थोड़े से किसी कारण से यदि कोई नमक का कोई विलयन हो, यदि उसमें थोड़ी देर तक रह जाएं, तो आपने देखा होगा आपके हाथ की जो स्किन जो होती है वो थोड़ी सिकुड़ जाती है। तो यह सब जो एग्जाम्पल हैं यह परासरण के ही एग्जाम्पल हैं। तो अब कहेंगे कि आखिर परासरण का परिभाषा क्या दे सकते हैं? परासरण की परिभाषा कैसे कह सकते हैं कि परासरण वह प्राकृतिक घटना है। ध्यान रखिएगा, ये एक नेचुरल फिनोमिना है, प्राकृतिक घटना है। परासरण वह प्राकृतिक घटना है जिसमें कि किसी झिल्ली से
एक तरफ से हम कह सकते हैं कम सांद्र विलयन अधिक सांद्र विलयन की तरफ जो विलायक होता है वो गति करता है। और एक बार दोबारा समझा रहे हैं, हमने कहा परासरण वह प्राकृतिक घटना है जिसमें कि कोई हमारे पास विलयन है, एक है तनु विलयन, एक है सांद्र विलयन। तनु विलयन का अर्थ होता है जिसमें कि विलायक की मात्रा ज्यादा और विलेय की मात्रा बहुत कम हो। तो यदि एक ऐसा तनु विलयन लिया जाए और उसी के बगल में हम रख दें सांद्र विलयन और दोनों के बीच में एक हम कहते हैं जिसे हम कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली, तो यदि तनु विलयन को सांद्र विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग कर लिया जाए तो हम देखते हैं तनु विलयन से जो विलायक होता है वो गति करता है किधर की तरफ, सांद्र विलयन की तरफ, और यह स्वतः होता है। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, परासरण की घटना कहते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा लिख लेते हैं। वह प्राकृतिक घटना जिसमें विलायक के अणु एक अर्धपारगम्य झिल्ली जिसको हम कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, फुल फॉर्म होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, लिख भी लिखते हैं यहां पर SPM मतलब सेमी परमेबल प्रीमेबल मेम्ब्रेन। तो वह प्राकृतिक घटना जिसमें विलायक के अणु एक अर्धपारगम्य झिल्ली जिसे SPM या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं के द्वारा निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः गति करें। इस घटना को परासरण कहते हैं। इस घटना को परासरण कहते हैं। तो मुझे लग रहा है यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि यह पहली बात तो एक ये प्राकृतिक घटना है, और दूसरी बात इसमें किसके अणु गति कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा यहां पर शब्द आया है विलायक के अणु। यहां हम विलयन के या विलेय के अणुओं के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, विलायक के अणु। तो एक ऐसी प्राकृतिक घटना जिसमें विलायक के अणु एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, हमने कहा जैसे हमारी जैसे स्किन है, तो हमारी यदि एक पतली सी इसकी झिल्ली निकाल दी जाए तो वो क्या है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली। जैसे हमारी स्किन होती है वो अर्धपारगम्य झिल्ली है। इसके अलावा आप यदि वो देखें, जैसे मैंने अभी किशमिश की बात करी थी, तो किशमिश का या हम कह सकते हैं अंगूर का जो बाहर का हिस्सा होता है, अंगूर का जो सबसे बाहर वाला जो हिस्सा होता है वह क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। लेकिन आप कह रहे होंगे सर आपने तो अभी किशमिश के बारे में बताया, अब आप अंगूर की बात कर रहे हो। तो वो अंगूरों को सुखा करके ही तो किशमिश बनाई जाती है। और ऐसा नहीं है कि परासरण की घटना केवल किशमिश में होती हो, अंगूर में भी हो सकती है। हम बोलते हैं किशमिश को जहां साफ पानी में जल पे भिगोने पर वह फूल जाती है, उसी प्रकार से यदि आप अंगूर को किसी ऐसे जल में भिगाएं जो कि चीनी का क्या हो, हम कह सकते हैं जिसमें चीनी घुली हुई हो खूब अधिक, यदि उसमें आप नींबू को डालें, इसको डालेंगे, हम कह सकते हैं अंगूर को, तो अंगूर के दाने क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं। वहां उल्टी प्रक्रिया होती है, किशमिश जल में डालने पर फूल जाती है और वही अंगूर यदि हम मीठे जल में डालें तो वो क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो दोनों जगह सेम परासरण की घटना हो रही है। तो यानी कि अंगूर की जो बाहर की झिल्ली है वह भी क्या है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि यदि केमिकल बेस्ड में कहा जाए तो जो सेलोफेन होता है वह भी हमारी क्या होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली आप समझ गए होंगे। तो यदि हम एक विलयन लें, एक बर्तन लें जिसके एक तरफ कम सांद्रता यानी कि निम्न सांद्रता वाला विलयन भर दें, दूसरी तरफ
उच्च सांद्रता वाला विलयन भर दें, जैसे हम यहां पर डायग्राम बना लेते हैं। हमने कहा यह हमने एक बर्तन ले लिया, यहां पे दूसरा बर्तन भर दिया, इधर की ओर हमने भर दिया निम्न सांद्रता, और यहां क्या कर दी उच्च सांद्रता। निम्न सांद्रता उच्च सांद्रता, क्या भरा हुआ है इसमें, निम्न सांद्रता वाला विलयन, ये उच्च सांद्रता वाला विलयन। तो जब इनको आपस में किसी एक ऐसी नली जिसके बीच में हमने कहा क्या लगी हुई है, एक ये है हमारी अर्ध पारगम्य झिल्ली, पारगम्य झिल्ली, एक अर्ध पारगम्य झिल्ली से एक ट्यूब जुड़ी हुई है। तो अब क्या हो गया, विलायक के कण इधर से इधर की ओर गति करते हैं, किधर से किधर की ओर, निशान बना देते हैं, इस दिशा में गति कर रहे हैं, इधर से इधर की ओर जा रहे हैं, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ गति कर रहे हैं। किसके कण, विलायक के कण, विलायक के कण। तो यह जो हमारी घटना है, यही हमारी क्या है, परासरण की घटना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर विलायक के कण ही जाते हैं, विलेय के कण क्यों नहीं जाते। तो प्यारे बच्चों, विलायक के कण जो होते हैं वो विलेय के कणों की तुलना में उनका आकार होता है छोटा। तो ये अर्ध पारगम्य झिल्ली की खास बात ये होती है कि अपने अंदर से छोटे छोटे महीन कणों को तो एक तरफ से दूसरी तरफ निकाल देगी, लेकिन बड़े बड़े कणों को अपने में रोक देती है। तो जो निम्न सांद्रता वाले विलयन होते हैं, तो उसके जो विलायक होगा उसके विलायक के कणों को निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता के विलयनों में ट्रांसफर करती है। लेकिन उच्च सांद्रता के विलयन में जो विलायक है वो विलायक सेम ही होगा। हमने कहा यहां जल पे नमक घोल दिया, एक में कम घोला तो वो निम्न सांद्रता का बन गया, और जल में नमक घोला ज्यादा घोल दिया तो वो उच्च सांद्रता का विलयन हो गया। इनको अर्ध पारगम्य झिल्ली से जोड़ेंगे तो देखेंगे जिसमें नमक की मात्रा कम होगी उससे जल, शुद्ध जल घूम के जाएगा कहां, उच्च सांद्रता वाले विलयन में, जिसमें ज्यादा नमक घुला हुआ होगा। तो यह हमारी जो प्रक्रिया होती है इसी को हम क्या कहते हैं, परासरण। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर परासरण समझ में आ गया, लेकिन ये अर्ध पारगम्य झिल्ली समझ में नहीं आई। तो इसको भी हम परिभाषित यहां कर देते हैं। अगला हम लिखते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली को हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली एक इस प्रकार की झिल्ली होती है कि जो अपने भीतर से अत्यंत सूक्ष्म कणों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक तो प्रवाहित कर देती है, लेकिन दूसरे सिरे से पहले सिरे तक प्रवाहित नहीं कर पाती। तो और अच्छी तरीके से हम इसको परिभाषा से समझ लेते हैं और हम लिखते हैं किसी पदार्थ की वह पतली परत जो अपने भीतर से विलायक के अणुओं को, विलायक के अणुओं को निकलने देती है, किंतु विलेय के कणों को रोक देती है, विलेय के कणों को रोक देती है, उसी को हम कहते हैं रोक देती है, उसे ही अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं, झिल्ली SPM कहते हैं। तो मुझे लगता है अब आपको अर्ध पारगम्य झिल्ली स्पष्ट हो गया होगा कि अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है। तो यह भी हो गया। अब हम परासरण की क्रिया को समझ लेते हैं। तो परासरण की क्रिया को मैंने यहां समझ तो लिया था हमने यहां पर कि निम्न सांद्रता का विलयन था, यह उच्च सांद्रता का विलयन था, बीच में एक अर्ध पारगम्य झिल्ली हमने लगा रखी थी और हम देख रहे थे जो विलायक के कण थे वो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ जा रहे थे। अब बात आती है कि क्या इस परासरण की क्रिया को रोका जा सकता है, तो हम कहेंगे जरूर रोका जा सकता है।
पर रोकेंगे कैसे? यदि हम इस वाले स्थान पर कोई एक ऐसा दाब लगा दें, एक ऐसा प्रेशर लगाएं कि वह उस प्रेशर के जैसे जैसे आप दाब लगाओगे, उच्च सांद्रता वाले विलयन में यदि दाब लगाना शुरू करो तो क्या होगा कि इस निम्न सांद्रता से जो विलायक के कण उच्च सांद्रता की तरफ जा रहे हैं अर्धपारगम्य झिल्ली के थ्रू, वह इधर की ओर जाने धीरे धीरे कम हो जाते हैं। और धीरे धीरे कम क्या होते हैं कि यदि दाब का मान बढ़ाते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि अब इधर से इधर की ओर कोई भी कण नहीं जाएंगे, और उस दाब को हम कहते हैं, जिस दाब पर परासरण की क्रिया रुक जाए उसको हम क्या कहते हैं? उस दाब को कहते हैं परासरण दाब। तो अब हम जो परिभाषा लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं परासरण दाब की। परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे? तरीका तो मैंने बता दिया कि वह दाब जिस पर जो परासरण की क्रिया है, परासरण की क्रिया क्या है कि निम्न सांद्रता वाले विलयन से विलायक के कणों का उच्च सांद्रता के विलयन में जाना, यह परासरण की घटना है। तो उच्च सांद्रता वाले विलयन पर लगाया गया वह दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे, उसे ही हम क्या कह देते हैं? परासरण दाब कहते हैं। तो परिभाषा लिख लेते हैं, वह दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे, अर्थात इस दाब के लगने पर क्या होगा? जो विलायक के अणु होंगे वह कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन पर जाना बंद कर देंगे। इस दाब के लगने पर विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति ना करें, इसे ही परासरण दाब कहेंगे। परासरण दाब कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट की, और एक्सपेरिमेंट हमारा होता है बर्कले तथा हार्टले की विधि। और किस संदर्भ में है यह बर्कले तथा हार्टले की विधि? यह विधि है परासरण दाब को मापने के संबंध में। किसके संबंध में? परासरण दाब को मापने की विधि, कि किस प्रकार से परासरण दाब को मापा जाए। तो काफी आसान इनका तरीका था मापने का। इन्होंने इस प्रकार से एक बर्तन लिया और इस बर्तन के बीच में ऐसे एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा करके, और बीच ये वाला जो हिस्सा था इसमें हमने निम्न सांद्रता का विलयन भर लिया, और ऊपर की ओर इसको थोड़ा कम कर देते हैं, और ऊपर की तरफ हम कह सकते हैं यहां पर हम क्या कर रहे हैं? एक पिस्टन लगा दिया हमने, ऐसे करके ये क्या लगा दिया? ये क्या है? पिस्टन। तो पिस्टन की खास बात क्या है? इस पिस्टन के द्वारा इस द्रव पर लगाए गए दाब को हम क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं कि हम कितना दाब लगा रहे हैं। अब इस वाले हिस्से को यहां पर एक पतली सी केश नली के द्वारा जोड़ दिया जाता है। इस सिरे को, ये हमारी क्या है? केश नली। और इधर वाले हिस्से पे हम एक इस प्रकार से एक ट्यूब लगा देते हैं, जिसपे कि हम क्या कर सकें? जल भर सकें। जल, या आप कह सकते हैं निम्न सांद्रता का जल भर दें। तो इस ट्यूब के जरिए ये जो हमारा एक बर्तन है, ये स्टील का बर्तन होता है, इसके बीच में यहां पर हमने कहा निम्न सांद्रता का विलयन होता है। यहां क्या है? निम्न
सांद्रता का विलयन। और यह विलयन कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, यहां से एंटर कर रहा है। और यहीं पर हमने केश नली लगा दी। केश नली आप जानते हैं एक ऐसी पतली सी ट्यूब होती है कि जब किसी द्रव में उसे डुबोते हैं तो इसमें केश नली में जल का स्तंभ एक ऊंचाई तक पहुंच जाता है, और वह जब ऊंचाई तक पहुंचता है तो वह एक प्रकार से उस स्थिति को प्रकट करता है। वहां एक संतुलन की स्थिति आ जाती है जहां पर वाष्प दाब जो होता है वायुमंडल के द्वारा लगाए गए जो दाब होता है, वायुमंडलीय दाब, वह बराबर हो जाता है इस द्रव द्वारा लगाए गए दाब के। तो उतनी ऊंचाई तक ये क्या हो जाता है, भर जाता है। मान लेते हैं यहां तक भर गया, और यह इसके अंदर क्या हो गया, हमने कहा निम्न सांद्रता का विलयन भर दिया। और ऊपर तथा नीचे इन जो जगहों पर हम भरते हैं उच्च सांद्रता का विलयन। यहां पर क्या है, उच्च सांद्रता का विलयन। ये हमने यहां पर भी भर दिया और यहां पर भी भर दिया। तो मुझे लगता है ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये किसका है, बर्कले तथा हार्टले की विधि है। किसको नापने की, परासरण दाब को मापने की विधि। तो हमने कहा एक स्टील का एक ऐसा बर्तन लिया जिसमें बीच वाले हिस्से पर हमने निम्न सांद्रता का विलयन भर दिया, जबकि ऊपर तथा नीचे उच्च सांद्रता का विलयन भरा हुआ है। साथ ही हम ये कह रहे हैं कि बीच वाले हिस्से को एक तरफ हम एक ऐसे कह सकते हैं ट्यूब से जोड़ सकते हैं जिसके द्वारा हम यहां पर क्या करें, निम्न सांद्रता का विलयन डाल सकते हैं बीच के हिस्से में। दूसरा, ये बीच का हिस्सा एक केश नली से जुड़ा हुआ होता है, तो जब इस निम्न सांद्रता का विलयन बीच वाले हिस्से में भरा जाता है तो ये केश नली में क्या होता है, एक ऊंचाई तक द्रव स्तंभ चढ़ जाता है। वो केश नली का गुण है। अब हम कहें कि ये तो चढ़ गया, अब ऊपर और नीचे हमने उच्च सांद्रता का विलयन भर दिया। और ध्यान रखिएगा, यह जो हमारी झिल्ली होती है, ये वाला जो हिस्सा है जो निम्न सांद्रता और उच्च सांद्रता के विलयन को क्या कर रही है, बांट रही है, यह हमारी होती है अर्धपारगम्य झिल्ली। तो ये और ये क्या है, SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली, ये वाली और ये वाली। तो अब इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में यह व्यवस्था करने के बाद हम देखते हैं कि जो परासरण की क्रिया के द्वारा जो विलायक के कण होते हैं वो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ, उच्च सांद्रता वाले विलयन की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। किसके थ्रू, SPM यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। अब धीरे धीरे जब ये इधर की ओर जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से पिस्टन का दाब लगा के, क्योंकि जब ये निम्न सांद्रता वाले इधर की ओर जाएंगे, विलय विलायक जाएगा, तो यहां से क्या होगा, द्रव का स्तंभ धीरे धीरे नीचे की ओर गिरना शुरू होगा। और द्रव का स्तंभ जब नीचे की ओर गिरना शुरू होगा तो हम कोशिश ये करते हैं कि इस पिस्टन को थोड़ा अंदर की ओर धकेल करके, इससे अंदर की ओर डाल करके हम क्या करें, इस द्रव के स्तंभ को नीचे गिरने से रोकें। जब इसको नीचे गिरने से रोकते हैं और द्रव का स्तंभ एक ही स्थान पर कांस्टेंट हो जाए, फिक्स हो जाए, तो हम उस समय ये नाप लेते हैं कि इस पिस्टन पर कितना दाब लगाया गया। क्योंकि यदि ये द्रव स्तंभ नीचे नहीं गिरेगा, इसका अर्थ यह हुआ परासरण की क्रिया रुक गई है। क्योंकि यदि ये निम्न सांद्रता के विलयन से विलायक उच्च सांद्रता के विलयन में जाएंगे तो ये द्रव स्तंभ क्या होगा, नीचे गिरेगा। और यदि ये अपने स्थान पर नियत है तो इसका अर्थ है कि परासरण की क्रिया रुक गई। तो जब परासरण की क्रिया रुक जाए तो हम देखते हैं पिस्टन पर हमने कितना दाब लगाया। जितना पिस्टन पर दाब लगाने पर यह हम कह सकते हैं कि ये जो परासरण की क्रिया जो रुक रही है, उसी दाब को हम क्या कहते हैं, परासरण दाब। तो परासरण के दाब को नापने के लिए जो विधि दी थी वो बर्कले तथा हार्टले की विधि थी। तो मुझे लग रहा है काफी आसान है। सीधे स्टील का बर्तन लिया, बीच वाले हिस्से में निम्न सांद्रता का विलयन भर दिया और दोनों तरफ क्या लगा दी, अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी, और इधर उच्च सांद्रता का विलयन लगा दिया। इधर की ओर एक केश नली और इधर की ओर एक निम्न सांद्रता का विलयन डालने के लिए हमने एक पाइप लगा रखा है। बाकी प्रक्रिया हमने आपको बता दी। तो मुझे लगता है ये काफी आसान है। आप एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने यह समझा कि परासरण दाब क्या होता है, और परासरण दाब के लिए हम सूत्र का निगमन कर सकते हैं ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने इससे पहले
क्वथनांक में उन्नयन के लिए सूत्र का निगमन किया था, और साथ ही हमने देखा था हिमांक में अवनमन के लिए भी सूत्र का निगमन किया था। ठीक उसी प्रकार से हम यहां पर जो हमारा परासरण दाब है इसके लिए भी सूत्र का निगमन कर सकते हैं। यहां पर हम एक साइंटिस्ट के जो उन्होंने हाइपोथेसिस दी थी उसकी चर्चा से आगे बढ़ेंगे। एक साइंटिस्ट थे वॉन हॉफ, और वॉन हॉफ ने यह कहा था कि जिस प्रकार किसी विलयन में जो विलेय होते हैं, विलेय के अणु जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं, ठीक वह व्यवहार वैसा ही है जिस प्रकार की गैस के अणु करते हैं। तो मेरी बात को आप समझ गए होंगे कि वॉन हॉफ ने क्या कहा कि जैसे कोई गैस के अणु, जैसे गैस के अणु होते हैं तो किसी खाली जगह पर गैस यदि छोड़ दी जाए, मुक्त कर दी जाए, तो जैसे गैस के अणुओं का व्यवहार होता है, ठीक उसी प्रकार से किसी विलयन में किसका व्यवहार होता है? विलेय के अणुओं का व्यवहार होता है। दोनों का व्यवहार सेम है। तो जिस प्रकार हम गैस के नियमों की चर्चा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम परासरण दाब के नियमों की भी चर्चा कर सकते हैं। जैसे गैस के नियम होते हैं उसी प्रकार परासरण दाब के नियम भी होते हैं। आपको ज्ञात होना चाहिए परासरण दाब को सामान्यतः हम प्रदर्शित करते हैं पाई से। तो क्या कहा हमने? परासरण दाब को पाई से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। और साथ ही मैंने क्या कहा, किस साइंटिस्ट ने कहा था? कि वॉन हॉफ ने कहा था कि जिस प्रकार गैसें कुछ नियमों का पालन करती हैं या जिस प्रकार गैसों का व्यवहार होता है, ठीक उसी प्रकार से किसी विलयन में विलेय के अणुओं का व्यवहार होता है। तो यहां पर लिखते हैं कि जिस प्रकार गैसें व्यवहार करती है उसी प्रकार किसी विलयन में विलेय के अणु भी गैसों के व्यवहार की तरह व्यवहार करते हैं। व्यवहार मतलब उनका जो बिहेवियर है वो वैसा ही है, की तरह व्यवहार करते हैं। और जैसे गैसें कुछ नियमों का पालन करती है, उसी प्रकार हम कह सकते हैं कुछ परासरण दाब के नियम भी होते हैं जो सेम गैसों के नियमों से मिलते जुलते होंगे। तो परासरण दाब के क्या नियम होंगे? जो गैसों के नियम है वही परासरण दाब के नियम है। बस गैसों के नियमों को हम परासरण दाब के नियमों के संदर्भ में देखेंगे, बस इतना आपने ध्यान देना है। तो यहां पर हम लिख रहे हैं परासरण दाब के नियम वॉन हॉफ के परासरण दाब के नियम। तो वॉन हॉफ ने गैसों से विलयनों की तुलना करके जो गैसों के नियम थे उनको विलयनों के संदर्भ में लागू कर दिया। और गैसें कौन कौन से नियमों का पालन करती है आप जानते हैं। पहला वो करती है चार्ल्स के नियम का पालन। तो वॉन हॉफ के चार्ल्स का नियम पहले चलिए बॉयल का ही नियम ले लेते हैं। बॉयल के नियम से शुरुआत कर लेते हैं। वॉन हॉफ के बॉयल का नियम आपको ध्यान हो क्या कहता है? बॉयल का नियम कहता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस का जो आयतन होता है वो उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह हमारा होता है बॉयल का नियम। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब जब इस नियम को हम परासरण में या विलयनों के संदर्भ में लागू करेंगे तो हम कहते हैं कि किसी विलयन का जो परासरण दाब होगा वह उस विलयन की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या कहा मैंने? किसी विलयन का परासरण दाब यानी कि पाई उस विलयन की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। तो
तो हमने कहा परासरण दाब को किससे प्रदर्शित करा? पाई से। ये अनुक्रमानुपाती है किसके? विलयन की सांद्रता के। यानी कि क्या लिखा मैंने? विलयन की सांद्रता। और विलयन की सांद्रता को मैं सी से प्रदर्शित कर रहा हूं। सी यानी कि कंसंट्रेशन। तो हमने कह दिया यहां पर पाई अनुक्रमानुपाती होगा सी के। पाई अनुक्रमानुपाती होगा सी के। तो एक नियम मुझे यहां से मिल गया कि पाई सी के अनुक्रमानुपाती होगा। अब सांद्रता पे चलते हैं। हमारा पूरे चैप्टर ये विलयनों की सांद्रता पे हमने देखा था कि कई प्रकार से किसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं। आपको ध्यान हो वहां हमने अलग अलग तरीके जो बताए थे। एक बताया था द्रव्यमान प्रतिशत, एक था द्रव्य आयतन प्रतिशत, फिर था द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, फिर वहां पर हमने मोल अंश बताया था आपको, मोलरता बताई थी, मोललता बताई थी, नॉर्मेलिटी बताई थी, फॉर्मेलिटी बताई थी। ये सारे के सारी जो चीजें हैं यह किसी विलयन की सांद्रता को ही प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहां पर हम उनमें से एक प्रकार की सांद्रता ले रहे हैं, सांद्रता को व्यक्त करने का एक तरीका ले रहे हैं जिसे हम कहते हैं मोलरता। तो हम कह सकते हैं कि यदि सी को यानी कि सांद्रता को मोलरता के पदों में व्यक्त किया जाए तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे जो पाई होगा वह अनुक्रमानुपाती होगा सी के। और सी बराबर किसके होता है? मोलरता। मोलरता आप जानते हैं कि 1 लीटर विलयन में विलेय के जो मोलों की संख्या होती है उसी अनुपात को हम क्या कह देते हैं? हम कहते हैं उस विलयन की मोलरता। आप जानते हैं विलयन की मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे उस विलयन का आयतन। तो यदि विलेय के मोलों की संख्या को मैं प्रदर्शित कर दूं N2 से और आयतन को प्रदर्शित कर दूं विलयन के आयतन को V से प्रदर्शित करूं तो पाई अनुक्रमानुपाती होगा N2 बटे V के। लिख भी लेता हूं यहां पर, जहां N2 क्या है? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, और V क्या है? विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। तो पहले से हमें यह नियम पता चल गया, वांट हाफ के बॉयल के नियम से यह नियम पता चल गया। अब हम देखते हैं गैसें जो दूसरे नियम का पालन करती है वो हमारा चार्ल्स का नियम। और चार्ल्स का नियम क्या होता है? जहां बॉयल का नियम होता है स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वहीं पर चार्ल्स का नियम कहता है स्थिर दाब पर किसी गैस का जो ताप होता है वह उसके आयतन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका अर्थ है यदि उसको इस संदर्भ में लगाया जाए, विलयनों के संदर्भ में लगाया जाए, तो हम कैसे कहेंगे? अगला हमारा दूसरा आता है वांट हाफ का चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम। तो वांट हाफ के चार्ल्स का नियम हमने क्या कहा कि किसी विलयन का जो हम कहेंगे परासरण दाब उसके ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका अर्थ हुआ यदि परासरण दाब को पाई से प्रदर्शित करें तो यह अनुक्रमानुपाती होगा किसके? ताप के टी के। तो यह हमें पता चल गया। अब यहीं पर हम एक तीसरे नियम की भी चर्चा कर सकते हैं। तीसरा नियम जो हमारा होता है वो होता है आवागाद्रो का नियम। आवागाद्रो का नियम, या लिख सकते हैं वांट हाफ के आवागाद्रो का नियम। और आवागाद्रो का नियम क्या कहता है कि यदि हम कोई दो गैसें लें, गैसों के संदर्भ में बात हो रही है ना, तो यदि कोई दो गैसें लें, उन गैसों का ताप और दाब नियत कर लें, तो उनके समान आयतन में गैस के अणुओं की संख्या समान होगी। मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। हमने कहा दो गैसें लीजिए, ए तथा बी दो गैसें मैंने ले ली, यहीं पे लिख रहे हैं, मान लेते हैं। मैंने कहा ये दो गैसें ले ली, एक ए ले ली, एक बी ले ली, और इनका ताप भी समान ले लिया। इसका ताप टी है, इसका ताप टी है, इसका दाब पी है, इसका भी दाब क्या है? पी। तो इसका भी मैंने आयतन इतना लिया जो कि वी है, इसका भी आयतन मैंने कितना लिया? वी। तो इसमें यदि अणुओं की संख्या, ए के अणुओं की संख्या यदि एन अणु होंगे किसके? ए के, तो इसमें भी एन अणु होंगे किसके? बी के। और यही हमारा आवागाद्रो का नियम है। यदि किन्हीं दो गैसों
जो कि समान ताप तथा दाब पर हैं, तो उनके समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। और यही नियम हमारे को वान 't हॉफ ने किस में लगाया? विलियनों के संदर्भ में लगाया। तो यह नियम क्या कहेगा? यह नियम कहता है कि किन्हीं दो विलियन जिनके ताप समान हो, दाब समान हो, तो उनके यदि समान आयतन लिए जाएं तो उनमें विलेय के अणुओं की संख्या समान होती है। विलेय समान नहीं करें, विलेय के अणुओं की संख्या समान होती है। तो इसको भी लिख लेते हैं कि यदि दो विलयनों के ताप तथा दाब समान हो तो उनके समान आयतन में विलेय के अणुओं की संख्या समान होगी। तो इतनी बात आपने और ध्यान रखनी है। तो अब हमें तीन नियम पता चल गए, इसको हम मिटा रहे हैं। तो अब ये तीन नियम हमें पता चल गए। अब यदि इन तीनों नियमों को मिला लिया जाए, तीनों को मिक्सचर कर दिया जाए, तो पहला नियम हमारा क्या कहता है? पाई अनुक्रमानुपाती है सी के। पहला है हमारा पाई अनुक्रमानुपाती है सी के। दूसरा नियम कहता है पाई अनुक्रमानुपाती है टी के। पाई अनुक्रमानुपाती है टी के। तो इसका अर्थ है पाई अनुक्रमानुपाती होगा सी इंटू टी के। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं? अनुक्रमानुपाती का निशान हटाया और एक कांस्टेंट ले लिया मैंने, जिससे मान लेते मैंने एस से निरूपित कर रहा हूं यहां पर। और एस इंटू सी इंटू टी के, जहां एस विलियन नियतांक है, विलियन नियतांक है। लेकिन प्रयोगों से जब हम चेक करते हैं तो जो एस होता है वह बराबर होता है आर के, जिसे हम क्या कहते हैं? गैस नियतांक। तभी तो हम कह रहे हैं कि वान 't हॉफ ने यह थ्योरी दी कि किसी विलयन में जो विलेय के अणु होते हैं वो वैसे ही व्यवहार करते हैं जिस प्रकार से गैसें व्यवहार करती है। इसीलिए हमने क्या करा, यहां पर कहा कि जब एस की वैल्यू को कैलकुलेट करा, यानी कि विलेय नियतांक को कैलकुलेट करा, तो वो आर के बराबर आया। तो एस की जगह आर इस समीकरण में रख दें। समीकरण तो हमारे पास ये आई थी। तो यदि एस की जगह आर रखें इसमें, तो क्या आ जाएगा? पाई इज इक्वल टू आर इंटू सी इंटू टी के बराबर आ गया। ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब हम चाहें तो इस सी की वैल्यू को यहां से लिख सकते हैं। सी किसके बराबर है? हमने देखा था ये सी का मान जो था ये था N2/V के बराबर, क्योंकि सी थी सांद्रता। हमने कहा सांद्रता को किस में लेना है? मोलरता के पदों में लेना है। और मोलरता क्या होता है कि विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। तो यहां पर रखें तो क्या आ जाएगा? पाई इज इक्वल टू आर इंटू N2/V इंटू किसके बराबर आ गया? टी के बराबर। तो ये हमारे पास एक और फार्मूला आ गया। पाई बराबर आर इंटू N2/V इंटू किसके बराबर आ गया? टी के बराबर। और आप देखें तो V की यहां गुणा कर दें तो क्या गया? V इंटू पाई बराबर आर इंटू एन इंटू टी। ये बिल्कुल आदर्श गैस समीकरण है। PV इज इक्वल टू NRT। क्योंकि यहां पर V की आप पाई में गुणा कर दें। यहां पर थोड़ा सा आपको करके बता रहा हूं मैं। इसको यहां पर पाई की V में गुणा कर दीजिए। पाई इंटू V बराबर क्या हो जाएगा? ये N2 इंटू आर इंटू टी। ये किसके बराबर है? आदर्श गैस समीकरण। और आदर्श गैस समीकरण क्या होता है? PV इज इक्वल टू NRT। इन दोनों को मैच कीजिए, सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि यहां P दाब को P से प्रदर्शित किया गया है, जबकि यहां परासरण दाब को पाई से प्रदर्शित किया गया है। तो ये है दाब ही। दाब की किस में गुणा हो रही है? V, यानी कि आयतन में। यह बराबर है N2, यहां मोलों की संख्या है, यहां भी N मोलों की संख्या होती थी। ये R गैस नियतांक है और T क्या है? वह ताप। तो ये बिल्कुल किसके बराबर आ गया? आदर्श गैस समीकरण के हमारे बराबर आ गया। अब हम कहें कि यदि ये तो हमें सूत्र मिल गया, यदि हम, क्योंकि N2 क्या है? N2 हमने यहां लिखा है विलेय के मोलों की संख्या। तो यदि हम विलेय पदार्थ का अणुभार या मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा? तो उसके लिए हमने कहा कि यदि, चूंकि हम जानते हैं N2 मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? जो हमारा द्रव्यमान होता है W, और बटे क्या होता है? अणुभार या मोलर द्रव्यमान, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल M से प्रदर्शित कर रहे हैं। और चूंकि यहां 2 आ रहा है तो यहां पर भी W2 आ जाएगा और यहां पर भी क्या आ जाएगा? M2 आ जाएगा। 2 मतलब
विलेय, यदि 1 होता तो इसका मतलब विलायक। तो इस N2 का मान यहां रख दूं तो क्या आ जाएगा, पाई इज इक्वल टू R इंटू N2 का मान क्या आ जाएगा, W2 बटे M2 इंटू V, और साथ में हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर की ओर आ गया T। तो यही हमारा क्या हो गया, सूत्र हो गया परासरण दाब का। आप चाहें तो इससे क्या ज्ञात कर सकते हैं, हम छोटा बना रहे हैं, इसी से हम M2 यानी कि विलेय का मोलर द्रव्यमान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, M2 बराबर R इंटू W2 इंटू T बटे पाई इंटू V। और इस सूत्र से हम क्या ज्ञात करेंगे, जो विलयन में विलेय मिलाया गया है उस विलेय का हम मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, यह जो परासरण दाब है यह हमारा अणुसंख्यक गुणधर्म के अंतर्गत आता है। और अणुसंख्यक गुणधर्म का अर्थ है कि विलयन के वे गुणधर्म जो कि विलेय की प्रकृति पर, विलेय की प्रवृत्ति पर निर्भर न करें, बल्कि विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करें, उसी को कहते हैं हम अणुसंख्यक गुणधर्म। तो परासरण दाब भी एक अणुसंख्यक गुणधर्म ही है। तो ये M2, ध्यान रखिएगा M2 क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान, R गैस नियतांक रेड बार कांस्टेंट, W2 विलेय की मात्रा ग्राम में 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम, T विलयन का ताप, पाई परासरण दाब, और V हम जानते हैं क्या है, विलयन का आयतन। और आयतन किस में लेना आपने, लीटर में लेना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको ड्राइव कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इसे आप नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों अभी हमने परासरण दाब के लिए सूत्र का निगमन किया। अब हम समझते हैं अगले टॉपिक को, जो कि हमारा है समपरासरी, अतिपरासरी तथा अल्प परासरी, जिसको हम आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक तथा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो सबसे पहली बात, समपरासरी विलयन कौन से हुए, यदि दो विलयन हम लें और उन दोनों विलयनों का परासरण दाब समान हो तो ऐसे विलयनों को हम कहते हैं समपरासरी विलयन। तो परिभाषा चाहें तो लिख सकते हैं, यहां पर हम लिखेंगे कि यदि दो विलयनों का परासरण दाब समान हो तो ऐसे विलयनों को समपरासरी विलयन कहते हैं। परासरी विलयन कहेंगे, विलयन कहते हैं। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी कि दो विलयन लिए, उन दोनों के परासरण दाब को नापिए, यदि परासरण दाब समान आ जाए दोनों का तो हम कहेंगे वो दोनों विलयन कैसे होंगे, समपरासरी विलयन कहलाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार से हम अति परासरी तथा अल्प परासरी विलयनों को भी समझ सकते हैं। हमने कहा कोई एक दो विलयन ऐसे ले रहे हैं जिनके परासरण दाब समान नहीं है, तो उसमें जिस विलयन का हम कह सकते हैं कि सांद्रता ज्यादा होगी उसे हम कहेंगे अति परासरी विलयन, और जिस विलयन की सांद्रता कम होगी उसे हम कहेंगे अल्प परासरी विलयन। तो ये भी लिख लेते हैं, यदि दो विलयनों का परासरण दाब समान न हो तो जिस विलयन का हम कहेंगे परासरण दाब अधिक होता है उसे अति परासरी विलयन तथा जिसका परासरण दाब कम होता है उसे
अल्प पराशरी विलयन कहते हैं, अल्प पराशरी विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो मुझे लगता है परिभाषा तो अब आपको समझ में, क्या आपको याद भी होगी कि यदि दो विलयनों हम लें, दोनों विलयनों का परासरण दाब समान है तो हम कहेंगे दोनों समपरासी विलयन हैं। और यदि हम दो विलयन ले रहे हैं जिनका परासरण दाब समान नहीं है तो जिस विलयन का परासरण दाब ज्यादा होगा उसे हम कहेंगे अति पराशरी विलयन, और जिस विलयन का परासरण दाब कम होगा उसे हम कहेंगे अल्प पराशरी विलयन। तो ये तो समझ में आ गई, पर क्या व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग है? हम कहते हैं 100% है। बहुत सी जगहों पर आपने देखा होगा लेकिन शायद ध्यान नहीं दिया। आपने कभी देखा हो कि किसी व्यक्ति, कोई यदि व्यक्ति है, यदि उसकी हम कह सकते हैं किसी कारण से ज़्यादा तबीयत खराब हो जाए, उसको हॉस्पिटलाइज करा जाए, तो काफ़ी बार आपने देखा होगा उसकी ड्रिप चढ़ाई जाती है। और ड्रिप चढ़ाने का मतलब है कि उसकी वेन में एक सुई घुसाई जाती है और आपने देखा होगा कि बॉटल आती है और उस बॉटल्स का लिक्विड उसकी वेन्स के अंदर डाला जाता है। अब कभी उस बॉटल पे ध्यान दीजिएगा, उस बॉटल पे लिखा हुआ होता है, यहाँ पे लिखते हैं, वो लिखा होता है 0.9% NaCl, और ये हमें दिया होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। यानी कि जो सॉल्यूशन है, जो हमारे जो ड्रिप के थ्रू चढ़ाया जा रहा है वेन्स में, व्यक्ति के रुधिर में जो जा रहा है, उसकी जो वैल्यू दे रखी है वो 0.9% दे रखी है NaCl के साथ। यानी कि हम कह सकते हैं कि उस विलयन को जब हमारे ब्लड में डाला जाता है तो हमारा जो ब्लड होता है उस विलयन के साथ समपराशरी होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को कि हमारे ब्लड का एक, यानी कि रक्त का हमारे क्या होगा, एक परासरण दाब होगा, और ये जो विलयन डाल रहे हैं 0.9% NaCl का, इसका भी अपना एक परासरण दाब होगा। लेकिन हम देखते हैं 0.9% NaCl विलयन का परासरण दाब बराबर होता है हमारे रुधिर के परासरण दाब के, रुधिर के परासरण दाब के। तो चढ़ाते हैं तो हमारे ब्लड में वो आसानी से घुल जाता है, कोई समस्या नहीं होती। तो आपके मन में ये आ रहा होगा, सर इसमें कौन सा बड़ी बात है, अगर हम 0.9 की जगह 0.10 भी चढ़ा देते तो भी क्या फर्क पड़ रहा, और यदि 0.8 चढ़ा देते तो भी क्या फर्क पड़ रहा है। बच्चों यहां पर बहुत फर्क पड़ता। यदि मैं 0.10 या 0. हम कहें ये दूसरे रूप में लिखें, इसको हम लिखें 0. पहले 9 का ले लेते हैं, 0.9% NaCl का यदि विलयन चढ़ा दें, 0.8 कह रहे हैं प्रतिशत का NaCl चढ़ा दें, तो यह हमारा होगा अल्प पराशरी, अल्प पराशरी। और यदि इस विलयन को आप ब्लड में डालेंगे तो क्या होगा, अल्प पराशरी होने के कारण बाहर से क्या होगा, हमारी जो वेन्स होगी, कोशिकाएं होंगी जिनसे होकर के ब्लड जाता है, जब उसमें अल्प पराशरी विलयन डाल देंगे तो बाहर से जल आकर के उन कोशिकाओं में, उन केश नलियों में भर जाएगा और वो क्या हो जाएंगी, फूल जाएंगी। यानी कि हमारी जो रक्त वाहिनियां फूल जाएगी यदि इस विलयन का डालेंगे। बल्कि आप ये लिखिए, ज्यादा अच्छा ये है, ऐसे लिख देते हैं उसको, 0.9% से कम का NaCl का विलयन डालें जो कि अल्प पराशरी कहलाएगा, तो हमारी रक्त वाहिनियां क्या होंगी, फूल जाएंगी। और यदि 0.9% से अधिक परासरण दाब का NaCl का विलयन हम चढ़ा दें, जिसको कि हम क्या कहेंगे, हमारे रक्त के संदर्भ में वो हो जाएगा अति पराशरी। यदि उसे हम वेन्स में चढ़ा दें तो हमारी जो रक्त वाहिनियां क्या होंगी, सिकुड़ जाएंगी। ये हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना, मैंने किशमिश के बारे में बताया था कि किशमिश को यदि पानी में डालोगे तो वो क्या होती है, फूल जाती है। और यदि
आप अंगूर का एक दाना लेकर के उसे किसी हम कह सकते हैं किसी मीठे, जिसमें तेज मीठा हो, ऐसा हम कोई एक शरबत बना ले, यदि उसमें डालेंगे तो वो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। तो यह सारा का सारा किसके कारण होता है, परासरण दाब के कारण होता है। तो समपरासरी में क्या होगा कि न तो हम कह सकते हैं रक्त वाहिनियां यदि न तो सिकुड़ेंगी और न वो फूलेंगी। यदि रक्त के साथ जो हम विलयन चढ़ा रहे हैं वो हमारे रक्त के साथ समान परासरण दाब का होगा, तो वो कब होता है, जब 0.9% NaCl का हमारा विलयन होता है, तो तब होता है। यदि उससे ज्यादा का करोगे, 0.9 से ज्यादा का होगा, तो अति परासरी हो जाएगा और हमारे रक्त वाहिनियों को सिकोड़ देगा। परासरण की क्रिया होगी ना उसमें, तो रक्त वाहिनियों के अंदर से जो, जब हम उसे चढ़ाएंगे तो रक्त वाहिनियों के अंदर से क्या होगा, जो विलायक होगा वो बाहर निकलेगा, तो रक्त वाहिनियां क्या होंगी, सिकुड़ जाएंगी। और यदि उल्टा कर दें, अंदर रक्त वाहिनियों के अंदर जो जल डाल रहे हैं NaCl का, यदि वो 0.9 से कम हो तो क्या होगा, कम होगा तो बाहर से विलायक आकर के रक्त वाहिनियों के अंदर पहुंच जाएगा, जिसके कारण रक्त वाहिनियां क्या होंगी, फूल जाएंगी। तो ये दोनों की दोनों क्रियाएं होती हैं। तो मुझे लगता है ये आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अब प्यारे बच्चों, यहां पर हम NCERT की बुक में जो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल के रूप में, हम उसे देख लेते हैं। हमारा ये एग्जाम्पल है उदाहरण 2.11। ये है उदाहरण 2.11। इसे समझते हैं। ये कहते हैं एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब 2.57 गुणा 10⁻³ बार पाया जाता है। प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो ये हमारे को ज्ञात करना है, मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है प्रोटीन का। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन हमारा क्या है, विलेय, इसको हमें ज्ञात करना है। क्या क्या चीजें दे दी, प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में, तो ये हमारे को क्या दे दिया, विलयन का आयतन दे दिया। तो आयतन यानी कि V बराबर 200 सेंटीमीटर क्यूब है। और जब इसको हमें लीटर में करना है, क्योंकि आपने जब हमने पिछली बार फार्मूला टाइप करा था अभी इससे पहले, तो आपने देखा जो V होता था वो हमारा क्या होता था, लीटर में होता था। तो इस सेंटीमीटर क्यूब को जब लीटर में परिवर्तित करोगे तो इससे किससे भाग देना पड़ेगा, 1000 से। तो आगे लिख लेता हूं इस चीज को मैं, ये बराबर आ गया 200/1000। अब ये सेंटीमीटर क्यूब किस में हो गया, लीटर में, यानी कि भाग देंगे तो 0.200 लीटर आ गया। वॉल्यूम का मान हमारे पास पता चल गया। जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है, तो ये हमें W2 की मात्रा दे दी, W2 1.26 ग्राम, ये हमें पता चल गया। 300 केल्विन, तो 300 केल्विन हमें क्या दे दिया, ताप 300 केल्विन है। 300 केल्विन, इस विलयन का परासरण दाब हमें दी जाए 2.57। परासरण दाब हमें, जिसको कि सामान्यतः हम किससे प्रदर्शित करते हैं, पाई से, 2.57 गुणा 10⁻³ -3 बार, -3 बार, ये हमें दिया हुआ है। साथ ही आपको पता होना चाहिए जो कांस्टेंट होता है, जिसे हम गैस नियतांक कहते हैं, आर की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.083 लीटर, और साथ में हमारी होती है, ये हो गया बार, दाब का मात्रक, प्रति केल्विन और प्रति मोल, इसके बराबर होता है। ये गैस नियतांक है, इसका मान भी आपको पता होना चाहिए। तो यदि ये सब चीजें पता हैं तो आपको क्या करना है, M2 यानी कि जो हमारा विलेय है उसका अणुभार या मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। इसके लिए हमने सीधे वहां पर सूत्र लिखा था, आपको ध्यान होगा, हमने कहा था M2 बराबर हमारा होता है, ये होता है W2RT/π/V, जहां M2 विलेय का मोलर द्रव्यमान, W2 विलेय की मात्रा ग्राम में, R गैस नियतांक, T टेम्परेचर, पाई परासरण दाब, और V क्या होता है, आयतन होता है, विलयन का आयतन, जो को लीटर में लिया जाता है। इस बात को ध्यान जरूर रखिएगा आप। तो इनकी वैल्यू पुट करें, W2 का मान कितना दे दिया, 1.26 गुणा R का मान हमने लिखा है 0.083 गुणा T का मान कितना है, 300 केल्विन में दिया तो केल्विन में लिख लेंगे, क्या हो गया 300 बटे, नीचे पाई का मान 2.57 गुणा 10⁻³ तो 2.57 गुणा 10⁻³ थोड़ा ढंग से लिखने, 10⁻³ 2.57। और V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू है 0.200।
तो जब आप इन सब को सॉल्व करेंगे तो जो M2 का मान निकल के आएगा, हमने कैलकुलेट करके रखा है, ये 61.022 ग्राम पर मोल आ जाएगा। आप कैलकुलेट जरूर कीजिएगा। तो इस प्रकार से हम, कोई हमारे पास विलियन है जिसका हमें परासरण दाब दे रखा है, उसका ताप दे रखा है, उसमें विलेय की मात्रा दे रखी है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस विलियन में विलेय का जो परमाणु, बल्कि उसे मोलर द्रव्यमान कहेंगे, मोलर द्रव्यमान को ज्ञात कर सकते हैं या अणुभार को ज्ञात कर सकते हैं इस वाले फार्मूले से। फार्मूला हमारा ये है जिसको भी हमने ड्राइव करवाया था। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर एक्सरसाइज में एक प्रश्न है, फिर हम उसे भी हल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी टॉपिक से रिलेटेड एक पाठ्यनिहित प्रश्न हमको दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और वह हमारा कौन सा है, यह है 2.12। तो है पाठ्यनिहित प्रश्न, पाठ्यनिहित प्रश्न 2.12। तो इसे देखते हैं क्या है। इसके अनुसार 1,85,000 मोलर द्रव्यमान वाले एक बहुलक के 1.0 ग्राम को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 45 ml जल में घोलने, 450 ml जल में घोलने से उत्पन्न विलयन के परासरण दाब का पास्कल में परिकलन कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, परासरण दाब को पाई में ज्ञात करना है, कितने में, पास्कल में, पास्कल में, ये ज्ञात करना है पास्कल में। मेन चीज तो हमारी ये है। क्या क्या चीजें दी हुई है, मोलर द्रव्यमान दे रखा, मोलर द्रव्यमान विलेय का जिस होता है जिसको हम M2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और M2 1,85,000 दे रखा है। M2 बराबर हमें दे दिया 1,85,000। सेकेंड हमें दे रखा है मोलर द्रव्यमान वाले एक बहुलक, और ये बहुलक ही क्या है, विलेय है, और बहुलक की मात्रा 1.0 ग्राम यानी कि W2 बराबर है 1.0 ग्राम को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो टेम्परेचर T हमको दे दिया 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और साथ में 450 ml जल में घोलने पर, तो हमें जल की मात्रा भी दे दी, यानी कि विलयन की मात्रा जिसको हम वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं, यह है 450 ml। तो अब किस प्रकार से इस प्रश्न को करेंगे ये समझिए। देखिए, हमें वॉल्यूम जो दे रखा है वो मिलीलीटर में दे रखा है, जबकि हमें वॉल्यूम जो चाहिए होता है वो हमें चाहिए होता है लीटर में। फार्मूला आप जानते हैं, फार्मूला होता है हमारा परासरण दाब, परासरण दाब, जिसको कि हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से। पाई बराबर होता है W2RT बटे M2 इंटू V। ये V क्या होता है, विलयन का आयतन। इसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, लीटर में। यहां दिया है 450 ml, इसे लीटर में बनाएंगे तो 450 बटे 1000, और क्या हो जाएगा, लीटर, भाग दे देंगे तो 0.450 लीटर के बराबर आएगा। वॉल्यूम तो हमारे पास ही आ गया। टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसे केल्विन में बदलना है, तो आप केल्विन में जानते हैं, सीधे 37 में जोड़ दीजिए 273.15, तो ये हमारा लगभग आ जाएगा 300.15 केल्विन के बराबर आ जाएगा। W2 का मान तो 1 ग्राम में ही रहता है, M2 ऐसे कैसे रहेगा। अब यहां पर एक चीज देख लीजिए, W2 भी पता चल गया, T भी पता चल गया, M2 भी पता चल गया, V भी पता चल गया। R रिडबर्ग नियतांक, गैस नियतांक जिसे हम कहते हैं, और R की अभी हमने पिछले प्रश्न में भी वैल्यू लिखी थी। R बराबर होता था 0.083, और ये होता था हमारा लीटर बार पर मोल पर केल्विन, इसके बराबर होता था। अब यहां पर उसने कहा पास्कल में आपको निकालना है, तो आपको ये कांस्टेंट भी पास्कल में ही प्रदर्शित करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए यहां पर दाब का मात्रक क्या दिया है, बार, और साथ में आपको यह भी पता होगा चूंकि एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल के। पास्कल को पीए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बस बार की जगह यदि मैं 10⁵ लिख दूं तो मेरा काम हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 0.083 गुणा 10⁵ लीटर, ये आ जाएगा पास्कल प्रति मोल प्रति केल्विन, इसके बराबर आ गया। अब R की वैल्यू आपके पास ये आ गई है, और इन सब वैल्यूज को, R को, V को, T को, W2, M2, ये सब चीजें इस फार्मूले में आपने रखनी है। तो रखते हैं वैल्यू, क्या आ गई, पाई इज इक्वल टू W2 का मान कितना है, 1 ग्राम, तो 1 गुणा R का मान, R को चाहे आप ऐसे लिख लीजिए या घातों को इधर की ओर ले जाइए, एक ही बात है। तो 0.083 लिखते हैं, 0.083 गुणा 10⁵ मल्टीप्लाई T टेम्परेचर, ये है 300.15, तो 300 भी लिख सकते हैं आप, इसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 300.15
बटे m2 1,85,000 हमें दिया हुआ है, ये हमारे पास दिया है 1,85,000 गुणा v आयतन, आयतन कितना दिया 0.450 लीटर। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो जो पाई की वैल्यू निकल के आएगी वो 30.96 पास्कल के बराबर आएगी। इसका अर्थ है जो परासरण दाब होगा वो 30.96 पास्कल के बराबर होगा, क्योंकि दाब की मात्रा क्या होता है, पास्कल या बार या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो सब चीजें होती हैं। लेकिन ये परासरण दाब है तो परासरण दाब का मात्रक भी इन्हीं पदों में होगा, क्योंकि दाब किसी भी रूप में आए उसका मात्रक सेम रहेगा। तो परासरण दाब जो पाई होगा 30.96 पास्कल के क्या होगा, बराबर 96 पास्कल के बराबर होगा। तो प्यारे बच्चों, यहां हमने समझा परासरण क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है, इन चीजों को हमने समझा। मुझे पूरा यकीन है आज का पोर्शन, आज का जो टॉपिक था वो आपको आसानी से समझ में आया होगा। लास्ट में हमने इससे संबंधित जो 2 प्रश्न दिए हुए थे, एक एग्जाम्पल के रूप में, एक पाठ्यनिहित प्रश्नों में, हमने उन्हें भी सॉल्व करा। क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को प्यारे बच्चों जरूर सॉल्व कीजिए। मुझे पता है आप में से मैक्सिमम बच्चों की आदत होती है कि उनको न्यूमेरिकल करना, अंकित प्रश्न करना पसंद नहीं होते। क्यों नहीं पसंद होते? क्योंकि उसमें उनको जटिलता लगती है, उनको फार्मूले में वैल्यूज रखना, उसको कैलकुलेट करना, इनमें उनको थोड़ी कठिनाई होती है, उनको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यदि आपको टॉपिक को अच्छे से समझना है, केमिस्ट्री को अच्छे से समझना है, और आप चाहते हो आपकी ये बेहतरीन हो, आपके बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छे परिणाम आए, तो आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। और न्यूमेरिकल करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हमारा थ्योरी में जो चीज हम कह सकते हैं 19-20 रहती है, जो हमारे थोड़ा सा डाउट्स जहां रहते हैं, वही चीजें हमारे न्यूमेरिकल्स में बिल्कुल साफ हो जाती है, क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, एकदम स्पष्ट हो जाती है। तो थ्योरी एक पोर्शन है और उसको बिल्कुल प्रैक्टिकल फॉर्म में करना वो न्यूमेरिकल के रूप में आता है। तो यदि आप थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपकी एप्लीकेशंस भी अच्छी बढ़ जाएगी, यानी कि थ्योरी को प्रैक्टिकल रूप में करने की। तो यदि मेरी सजेशंस पे आप चलेंगे तो मुझे लगता है आपको बहुत बेनिफिट होगा। आगे जाकर के आप देखेंगे कि आपको ये केमिस्ट्री कितनी आसान लगेगी। वरना होगा क्या कि अभी आप सारी थ्योरी पढ़ लेंगे, बाद में एक न्यूमेरिकल आ गया तो फिर आप कहोगे अरे छोड़ देते हैं इसे। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की थी। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, पूरे टॉपिक के बाद केवल मुश्किल से 10 या 15 मिनट में हमारे न्यूमेरिकल हो जाते हैं। तो यदि आप इतना समय दे सकते हैं तो आप समझिए आपका बहुत अच्छा हो जाएगा केमिस्ट्री। तो मुझे लग रहा है मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। यदि आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।